हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो हम डेली की तरह बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब हमारी क्लास जो है करंट अफेयर्स की कंटिन्यू हो चुकी है, तो बिल्कुल आप पढ़ते रहें यहाँ से, ठीक है। और ये हमारी करंट अफेयर्स की प्रोग्राम आपके लिए हमने सेट करा है। तो टाइम टेबल देख लेते हैं क्या है हमारा टाइम टेबल। तो टाइम टेबल हमारा क्या है कि सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की मुलाकात हमारी होती है। ये हमारी मुलाकात डेली बेस पे रहती है, सिर्फ संडे इसके लिए आपके लिए इंजॉयमेंट के लिए छोड़ रखा है हमने। संडे को आप लोग एंजॉय करें आराम से। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की कक्षाएं हमारी 3 दिन, मंगल, गुरुवार और शनिवार को हमने आपके लिए डिजाइन किया है। आप देखिएगा हिस्ट्री, ठीक है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा दिया है, जिसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने आ चुका है। सेकंड पार्ट उसका कब आएगा? आपका गुरुवार को आएगा। 100 प्लस अधिक से ज्यादा प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं। भूगोल, ठीक है, बुधवार और आपके कब आएगा? शनिवार को आएगा। तो ठीक है, यहाँ से वीडियो री एग्जाम जो आएगा आपका, वो एक 4 दिन यानी कि 3 दिन क्लास क्या होगी? हमारी वीडियो री एग्जाम की क्लास होगी, ठीक है। आप टाइम देख लीजिएगा, 4 बजे, 8 बजे, 8 बजे और 4 बजे, ठीक है। मूव करते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इससे जुड़ सकते हैं या आप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा पहला ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या है पहला प्रश्न हमारा, कि जो बैकोम सत्याग्रह, या हम बोल सकते हैं बैकोम सत्याग्रह, ठीक है, अभी चर्चा में रहा है, इसीलिए इसके सामने हम लेके आए हैं। और आपको बता दें कि और इसके साथ में जो भी हमारे जीएस के प्रश्न बनेंगे, यानी कि आपने अभी 2 वीडियो जो हमारी करंट अफेयर्स की आप लोग देख चुके हो, उसमें आपको पता होगा कि जो भी हमारे जीएस से कंटेंट, जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, उसको भी आपके सामने हमने रखा है, ठीक है। तो क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा जीएस से, वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो बैकोम सत्याग्रह वर्ष 2024, कब? वर्ष 2024 में बायोकुम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, पूरे होने वाले हैं अगले 2024 में, के उपलक्ष्य में केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। जो 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं उसमें क्या करा है? शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। किसने? केरल और आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अगर 2024 में होगा तो हम कह सकते हैं इसको 100 वर्ष पूरे क्यों होंगे? क्योंकि ये 1924 में क्या हुआ होगा? शुरू हुआ होगा, इसीलिए इसे 2024 हम पूरे करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि नोट देखिएगा, नोट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इजावा व पुलाय जैसी निम्न जातियों को अपवित्र माना जाता था और उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के लिए विभिन्न नियम बनाए गए थे। यानी कि जातियां जो थी, निम्न जाति, उन्हें क्या रखा जाता था? उच्च जातियों से दूर रखा जाता था। मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इन्हें केवल मंदिरों में प्रवेश नहीं, बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी क्या था? प्रतिबंध था। 30 मार्च की बात करेंगे तो 30 मार्च 1924 को सत्याग्रह शुरू हुआ था। 30 मार्च 1924 को क्या हुआ था? सत्याग्रह शुरू हुआ था। और गांधी जी, कौन भाई? हमारे महात्मा गांधी जी और WH पिट के बीच परामर्श हुआ था। क्या परामर्श हुआ था? कि जातियों को प्रवेश दे दिया जाएगा। और 30 नवंबर 1925 को क्या हुआ था? बायोकोम जो सत्याग्रह था वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया, यानी कि वापस ले लिया गया, या पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो प्रश्न हमारा बनता है कि बायोकोम सत्याग्रह कौन से 2 राज्यों से संबंधित है? तो केरल और तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। अगर यहाँ से हम थोड़ी सी बात कर लें, जैसे केरल, ठीक है ना, केरल और तमिलनाडु की बात यहां से कर लें तो कौन है केरल के मुख्यमंत्री जिन्होंने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया? तो पिनाराई विजयन। कौन है आपके? पिनाराई विजयन यहां से आपके मुख्यमंत्री हुए। अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ से आपके गवर्नर, किसके? केरल के। आप अगर पर डे हमारी वीडियो पे रहते होंगे या आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास को देखते होंगे तो आपको पता है कि डीएलआर का मतलब क्या है। जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो डीएलआर कितना है केरल का? 14,20,09, ठीक है। अगर हम बात करेंगे विधानसभा की सीटें, तो विधानसभा की जो सीटों की जो संख्या है
वो कितनी है आपकी 140। तो 140 सीटें किसकी हैं आपकी, विधानसभा की सीटें हैं आपकी 140। ठीक है, तमिलनाडु की बात अगर करेंगे तो एम के स्टालिन क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करेंगे कि गवर्नर कौन है तो आर एन रवि, आर एन रवि क्या है यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम डीएलआर की बात करें कि डीएलआर कितना है तो 38 जिलों की संख्या है, 39 लोकसभा सीटें हैं और 18 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, अगर विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 234 सीटें किसकी हैं आपकी, विधानसभा की हैं। तो 234 सीटें यहाँ पे किसकी हैं, विधानसभा की हैं। 234 सीटें हमारी किसकी हो गई, विधानसभा की हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि केरल और तमिलनाडु, ठीक है, इन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने क्या करा था, बायोकॉम सत्याग्रह जो 1924 में शुरू हुआ था, 2024 में उसकी जयंती बनाई जाएगी, शताब्दी पूरी करी जाएगी, उसका उद्घाटन किया था। बहुत ही जोर शोर से बनाया जाता है वहां पर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके लिए जीएस के लिए प्रश्न उठाया है। क्या प्रश्न है हमारा, मैंने आपको बताया था कि बाइकॉम जो सत्याग्रह है 1924 और 25 में कहाँ शुरू किया गया था। तो कहाँ शुरू किया गया था, तो केरल और तमिलनाडु में आपके। लेकिन कहाँ शुरू किया गया था, सही आंसर क्या होगा आपके, केरल। कहाँ से शुरू किया गया था, केरल में क्या करा गया था, शुरू किया गया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आपकी पेश हो चुकी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आपकी आ चुकी है, यानी कि IJR, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स जो है इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट, इसकी टाटा ट्रस्ट की एक पहल है, जिसे पहली बार कब लाया गया था, 2019 में। यानी कि जो जस्टिस रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसको पहली बार 2019 में लाया गया था। प्रथम स्थान किसका था, कर्नाटक का है प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान किसका है आपके, किसका है द्वितीय स्थान, तो द्वितीय स्थान है आपके तमिलनाडु का। तीसरा स्थान है आपके तेलंगाना का। और अगर बात करेंगे तो देखिएगा उत्तर प्रदेश सोशल जस्टिस जो आपके जस्टिस इंडिया रिपोर्ट है उसमें किस नंबर पर है, तो उत्तर प्रदेश आपका किस नंबर पर है, उत्तर प्रदेश आपका 18वें नंबर पर है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारे कि उत्तर प्रदेश इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में किस स्थान पर है, तो 18वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश वीडियो के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि भाई मेरे पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे कौन है आपका, कर्नाटक आपका क्या है, पहले स्थान पर है। ठीक है, यहां से हमने देखा अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, और कर्नाटक के अगर हम डीएलआर नंबर की बात करेंगे तो 31, 28, 12 क्या है, यहाँ से डीएलआर नंबर है। अभी हमने पढ़ा था कि जो डीएलआर जो नंबर है आपका 38, 39, 18 क्या है हमारा डीएलआर नंबर है किसका, तमिलनाडु का। अगर तेलंगाना की बात करेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तेलंगाना का कितना है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का कितना है, 75, 80, 31 आपके क्या है डीएलआर नंबर आप उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसमें जिलों की संख्या है, लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा की सीटों की संख्या है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं कि चर्चा में नाथुला दरगाह बहुत रहा है। जीएस का प्रश्न भी है और चर्चा में रहा भी है। ठीक है, तो हमने आपके लिए बनाया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या आपके उत्तराखंड, पूछ रहा है कि नाथुला दरगाह कहाँ पर है। ठीक है, तो आपके देखें अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जिससे कहते हैं नीति, जिससे कहते हैं माड़ा, लिपुलेख दर्रा भी है आपके कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो लिपुलेख भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा है आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, सिक्किम की बात करते हैं तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। और एक दर्रा आपके और भी है जिसे हम कहते हैं ये प्ले ला दर्रा। ठीक है, अगर हम बोमडिला की बात करेंगे तो बोमडिला कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और एक दर्रा है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं दीपू, तो दीपू भी कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे कुछ दर्रे हैं हमारे। क्या होता है इसमें हमसे पूछा गया कि चर्चा में जो नाथुला दर्रा है वो आपके कहाँ पर है, तो वो आपके कहाँ पर है, तो वो आपके सिक्किम में है। कहाँ पर है भाई मेरे दोस्तों, सिक्किम में है यहाँ पे। ठीक है, चलिए
कह रहे नाथुला विश्व की सबसे ऊंची, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बनेंगे भी पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या कह रहा है कि नाथुला जो है विश्व की सबसे ऊंची मोटर परिवहन सड़कों में से एक है, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची जो मोटर परिवहन जो सड़क है उनमें से एक है। जो भारत तिब्बत, तो भारत तिब्बत सीमा पर समुद्री तल से 14,450 फीट मीटर ऊंचाई पर स्थित हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। नाथुला का अर्थ क्या है? सुनने वाला कान। सुनने वाला जो हमारा कान है ये क्या है? अर्थ है। और ला का अर्थ क्या है? पास। पास मतलब होता है आपके दर्रा, ठीक है। ला का अर्थ क्या है? पास। तो नीति जो है हमारा वो कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। नाथुला कहां पर है? आपके सिक्किम में है। देख लीजिए इस टाइप से प्रश्न बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है हमारा कि नीचे दिए गए कुछ प्रसिद्ध दर्रे हैं भारत और राज्यों में पाए जाते हैं जिसमें वे स्थित हैं, उस राज्य का विकल्प का चयन कीजिए जो क्या है? गलत जोड़ी है। तो आपको सही जोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे सिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, तो बिल्कुल ठीक है। दीपू दर्रा मैंने अभी आपको बताया उत्तराखंड में है ना। कहां पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है आपका, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। होटुला दर्रा जो आपके जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में और भी है आपके पीर पांजाल भी है और बनिहाल दर्रा भी है। कौन सा है आपका? पीर पांजाल, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा जेलेब जो दर्रा है वो कहां पर है? आपके जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। तो बी आपका सही आंसर होगा, यानी कि बी क्या है? गलत जोड़ी है, क्योंकि दीफू जो है वो कहां पर है? आपके उत्तराखंड में ना होकर आपके कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको बताया नीति, लिपू लेक, ये सब कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, यानी कि करंट अफेयर्स के साथ में जीएस का भी मजा हम यहाँ पे ले रहे हैं और यही प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब बनाया जाता है? 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल या 5 सितंबर? देखिएगा सब आपके लिए मैं 5 ही 5 के विकल्प लेके आया हूं, तो कृपया इनको देखें अच्छे तरह से और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। 5 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? और 5 सितंबर कौन सा दिवस मनाते हैं? तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपके 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को बनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब हम देख लेते हैं कि हम 5 जनवरी को क्या बनाते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस बनाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं 5 जनवरी को। 5 फरवरी को कोई इतना इंपॉर्टेंट दिवस नहीं बनाया जाता। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 5 मई को हम बनाते हैं विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 5 मई को बनाते हैं विश्व पुर्तगाली पुर्तगाली भाषा दिवस मनाते हैं। अब 5 जून तो सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं यहाँ पे। 5 सितंबर की बात करेंगे तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगर हम 5 दिसंबर की बात करेंगे तो विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस यहाँ से मनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर हम 5 अक्टूबर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 5 अक्टूबर की भी। अब 5 अक्टूबर की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। शिक्षक दिवस हम बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं तो हमारा इस तरह जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 5 अप्रैल, ठीक है। कह रहे हैं वर्ष, ठीक है ना, यही है, ठीक है। कि वर्ष 1919 में बंबई से लंदन, कहां पर? बंबई से यूनाइटेड किंगडम तक पहले भारतीय वाणिज्य पोत एसएस लॉयल्टी की यात्रा
के रूप में बनाया जाता है, किसकी यात्रा के रूप में बनाया जाता है, तो ये भी बना सकते हैं एसएस लायल्टी, जो आपका जो विमान जो पोत था आपका, जो वाणिज्यिक जो पोत था उसकी याद में बनाता है। और 2023 में इसकी थीम क्या थी, तो भारतीय समुद्री को शून्य तक क्या करना, बढ़ाना था। तो भारतीय समुद्र को 0 तक क्या था, बढ़ाना था, इसकी थीम थी। ठीक है, याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है। कह भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट, 50 नहीं 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2025, 2023, 2030 या कहा है हमने 2045, 2050, तो किस वर्ष तक रखा है, तो 2023 तक रखा है, नहीं 2030 तक रखा है। कब तक रखा है, 2030 तक रखा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़े से गलत हो चुके हैं क्योंकि 2030 ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा है आपने, किसने, भारत किस वर्ष तक गैर जीवाश्म जो ईंधन क्षमता है उसका लक्ष्य रखा है। तो प्रश्न आपके लिए हमने बनाया जीएस में कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, कोयला, तेल, लकड़ी या प्राकृतिक गैस, पूछ रहा है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता दें, एक तो आपका कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। दूसरा आपका पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है आपका। और अगर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, आपकी प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस क्या है, हमारा जीवाश्म ईंधन है, राइट। तो जीवाश्म ईंधन है हमारी प्राकृतिक गैस। अब यहां से हम देखेंगे जो प्राकृतिक गैस होती है इसका जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है, आपका मीथेन। तो क्या मीथेन और भी किसी गैस का मुख्य अवयव होता है जिसे हम CH4 बोलते हैं, तो आपको बता दें कि मीथेन जो है वो आपकी CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कौन सी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो आपकी क्या होती है, मीथेन उसका मुख्य अवयव होता है। और जो प्राकृतिक गैस हमारी होती है उसका मुख्य अवयव क्या है, आपका मीथेन ही है। क्या है आपका, मीथेन उसका भी मुख्य अवयव है। ठीक है, यहां से देखा हमने, तो मीथेन भी क्या है, हमारा मुख्य अवयव है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो हमारा लकड़ी क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो लकड़ी हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहां से देखा, चलते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कि चर्चा में रही चूखा, कौन सी, चूखा जल विद्युत परियोजना को कहाँ स्थापित किया गया है। तो चूखा जो जल विद्युत परियोजना है उसको कहाँ स्थापित किया गया है, ये हमारा प्रश्न है। म्यांमार में स्थापित किया गया है, भूटान में स्थापित किया गया है, नेपाल में स्थापित किया गया है, भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेता है कि जो हमारे भारत के जो पड़ोसी देश है उन्हीं के नाम है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है वो 7 हैं, जो 17 राज्यों के साथ सीमा क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों के साथ में स्पर्श सीमा हमारे कर रहे हैं। तो म्यांमार को ही सबसे पहले देख लेते हैं, यानी कि 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, जिसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका होगा मिजोरम। तो 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है आपका। भूटान की अगर हम बात करेंगे, अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो 643 किलोमीटर का संपर्क रहता है, किसके साथ, भारत के साथ संपर्क रहता है इसका। उसके बाद अगर यहाँ से हम बात करेंगे भूटान की, तो देखते हैं भूटान से हम कितने राज्य किलोमीटर की सीमा स्पर्श करते हैं, तो 699 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करते हैं, किससे, भूटान से। अब भूटान की जो सीमा लग रही है वो आपके कहाँ कहाँ लग रही है, सिक्किम लग रही है, पश्चिम बंगाल में लगती है हमारी सीमा। ठीक है, और आपके असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि असम में लगती है, अरुणाचल प्रदेश को हम AP बोल सकते हैं, और आपके सिक्किम में लग रही है, और आपके वेस्ट बंगाल में लगती है। किसमें लगती है, वेस्ट बंगाल, जिसको हम कहते हैं पश्चिम बंगाल। नेपाल की बात अगर करेंगे तो उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लग रही है आपकी सीमा। उसके बाद में सिक्किम से लगती है,
आपके बिहार से, और बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। आप देखिएगा पश्चिम बंगाल जो है वो आपके आपके भूटान के साथ भी सीमा बनाता है और आपके नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आपके यहाँ भी सीमा बनाता है और यहाँ पर भी सीमा बना रहा है। तो इसके साथ कितने किलोमीटर, तो आपके 1751 किलोमीटर। इस तरह अगर देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा हमारा, भूटान। भूटान में हमारी क्या होगी, ये परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने चूका जल विद्युत परियोजना ये शुल्क बढ़ाने के लिए भूटान की लंबे समय से लंबित, बहुत ही लंबे समय से रुकी हुई योजना है आपकी। ठीक है, मांग पर सहमति व्यक्त की है, क्या करी है, सहमति व्यक्त की है। इसका जो परिचालन किया गया था 1986 में किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, और भारत की मदद से क्या करा गया था, शुरू किया गया था इसको। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह यानी कि भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कथनों की बात करी है, यानी चर्चा में भी रहा है। ठीक है, ICJ की सलाह व निर्णय के रूप में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन यह कानूनी महत्व व नैतिक आधार रखती है। पहला ऑप्शन हो गया आपके। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके नीदरलैंड्स में है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। तो देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाह क्या है, निर्णय के रूप में कानूनी रूप में बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन कानूनी महत्व व नैतिक अधिकारों को रखती है। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके नीदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय है। महान्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का कार्यकाल होता है, यानी कि ओवरऑल सभी के हमारे कथन सत्य हैं। तो इसके जो वर्तमान समय में जो चीफ हैं आपके, चीफ जस्टिस जो वर्तमान समय में है उनको हम कहते हैं दलवीर सिंह भंडारी। क्या नाम है इनका, दलवीर सिंह भंडारी। ठीक है, अगर हम पूछें कि क्या ये भारतीय हैं, तो बिल्कुल इनका 9 साल के लिए और कार्यकाल जो था वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें कि जो हमारे प्रथम जो भारतीय हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नागेंद्र सिंह। तो प्रथम भारतीय जस्टिस कहाँ थे, यहाँ पर नागेंद्र सिंह थे ये आपके प्रथम। ये आपके नीदरलैंड्स में बना हुआ है। इसकी जो इमारत है उसको हम शांति पैलेस के नाम से जानते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है चीफ जस्टिस का वो कितने वर्ष का होता है, 9 वर्षों का होता है। और पहले जो हमारे चीफ जस्टिस जो बने थे वो कौन बने थे आपके, तो पहले चीफ जस्टिस थे भारतीय, वो थे नागेंद्र सिंह। वर्तमान समय में दलवीर सिंह भंडारी हैं, जो आपके 9 वर्ष के लिए रह चुके हैं, अगले 9 वर्षों के लिए और रहेंगे आपके। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चर्चा में रहा था, इसीलिए हमने इसको देखा था। ठीक है, चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क। अब इस समय के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सत्य नहीं है। वर्ष 1992 में पर्यावरण व विकास संयुक्त सम्मेलन पर UNFCCC पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, UNFCCC 21 मार्च 1994 से लागू हुआ, 197 देशों की पुष्टि करता है। बिल्कुल ठीक कथन है ये। ठीक है, UNFCCC वर्ष 1998 में क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि रही है। ठीक है, तो 1997 में रही है, ना कि 1998 में रही है। तो ये कथन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है तो यही गलत है। UNCC का सचिवालय है वो कहाँ पर है, जर्मनी वान में आपके स्थित है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपके किससे संबंधित है, यार यहाँ से अगर हम और भी अगर थोड़ी सी बात आगे बढ़े तो UNFCCC की फुल फॉर्म आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म है आपकी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन देखिएगा अंग्रेजी में हमें लिखनी है, क्योंकि फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आपके यूपी SSC एग्जाम में कई बार पूछी गई है अभी तक। इसकी फुल फॉर्म 1997 में मूल संधि थी। ये क्या करता है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस
ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाता है, उत्सर्जन में कमी के लिए शुरू किया गया था। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए शुरू किया गया, कम करना इसका मूल उद्देश्य है किसका, क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है, हम इसमें देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैसें हमारी कौन कौन सी है, जैसे मीथेन हमारी ग्रीन हाउस गैस है आपकी, जलवाष्प हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब हमारी क्या है, हमारी सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखते हैं, देखिएगा, ओजोन हमारी ग्रीन हाउस गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, मीथेन है आपकी, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है आपकी, ये सब क्या है, हमारी जल वाष्प आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं यहाँ पर हमारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चीन से संबंधित है। चीन की बात सबसे पहले अगर हम कर लें यहाँ पे, तब तक आप देखिएगा, चीन की अगर बात करेंगे तो मुद्रा क्या है आपकी, मुद्रा आप बताइएगा चीन की क्या है, कैपिटल तो बीजिंग है। मुद्रा एक तो हमारी युआन चलती है, लेकिन अब कुछ दिन पहले मुद्रा को चेंज कर दिया गया था। अब हमारी जो मुद्रा है वो है रिन मिन भी। कौन सी मुद्रा है आपकी, रिन मिन भी। तो रिन मिन भी अब मुद्रा है हमारी। तो कह रहा है चीन और जापान, जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो, मुद्रा है आपकी येन, ने विवादित द्वीप, याद रखिएगा, सेन काकू। अब प्रश्न बनेगा सेन काकू जो विवादित द्वीप है वो कहां पर स्थित है, वो आपके स्थित है चीन और जापान के बीच मत विवादित है, पर समुद्री हवाई घटनाओं का प्रबंधन करने के लिए सैन्य हॉटलाइन स्थापित की। सेन काकू द्वीप विवाद 8 निर्लज द्वीपों संबंधी एक क्षेत्रीय विवाद है। इस द्वीप को जापान में सेनुकाकू द्वीप या चीन में दिया ओ यो यो द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, दिया ओ यू द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप, निर्लज द्वीप, कहां पर स्थित है आपके, पूर्वी चीन सागर में स्थित है। तो कहां पर स्थित है आपके, पूर्वी चीन सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है आपके, ठीक है, सेन काकू द्वीप, याद रखिएगा, पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो पेपर में नहीं आने वाला, 7 वर्ग किलोमीटर है, और ये ताइवान जो है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो सेनुकाकू जो द्वीप है वो आपके चीन और जापान के मध्य विवाद है, 8 निर्लज द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, और ये आपके दक्षिण जो आपके पूर्वी सागर है, तो पूर्वी चीन सागर है उसमें क्या है आपके स्थित है। ऐसे ही हमारा जो जीएस का प्रश्न बनता है जो कह रहा है कुरिल द्वीप जो है वो कहां पर स्थित है, तो आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में रूस व जापान के बीच विवाद उत्पन्न है। तो याद रखिएगा किसके किसके मध्य विवाद उत्पन्न है, तो रूस व जापान के मध्य विवाद उत्पन्न है। यहाँ पर कहां पर है, तो आपके प्रशांत महासागर में आपके स्थित है। उसके बाद में है चागोस जो द्वीप है आपका, वो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, और ब्रिटेन और आपके मॉरिशस, ब्रिटेन और मॉरिशस की बात करेंगे तो इसके मध्य विवाद उत्पन्न करता है। चागोस किसके किसके मध्य, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच उत्पन्न करता है। और जो कुरिल जो हमारा है वो किसके किसके मध्य उत्पन्न करेगा, रूस और जापान के मध्य करेगा। सेनुकाकू जो द्वीप है वो किसके किसके मध्य करेगा, चीन और जापान के। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, चीन और जापान के मध्य सेनुकाकू। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो आपके कह सकते हैं रूस और जापान के मध्य कुरिल द्वीप करेगा, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच जो है वो आपके चागोस द्वीप करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है भाई सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर हिंद महासागर का। ठीक है, कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को सशक्त बनाने व महिला सशक्तिकरण, देखिएगा SC और ST की बात की है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, 341 भारतीय संविधान में और अनुच्छेद नंबर 342 में किसका प्रावधान है, आपके SC और ST का प्रावधान है। ठीक है, समुदायों को सशक्त बनाने व महिला सशक्तिकरण करने के लिए स्टैंड अप इंडिया, कौन सी योजना, स्टैंड अप इंडिया पहल की भूमिका की सराहना की है। क्या करी है, सराहना की है कि बहुत ही अच्छी पहल है आपके लिए। इस योजना को केंद्र सरकार ने कब तक बढ़ा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, कब तक बढ़ा दिया, 2025 तक। तो भाई याद रखिएगा 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है पूरी तरह से।
इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको अभी स्टार्ट किया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर स्टार्ट किया गया था। 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनेंगे कि कब तक बढ़ा दिया? 2025 तक बढ़ा दिया। इसे कब स्टार्ट किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को। किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो वित्त मंत्रालय ने। वित्त मंत्री कौन? हमारी निर्मला सीतारमण है। कह रहे हैं अनुसूचित बैंकों की प्राप्ति। अब बैंक शाखा में कम से कम कितना? एक अनुसूचित जाति यानी कि एक ऐसी व्यक्ति को या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता पर कम से कम एक महिला उधारकर्ता को कितना रुपए दिया जा सकता है? देखिएगा रुपए, देखिएगा 10 लाख रुपए से लेके 100 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। कितना? 10 लाख रुपए से लेके 100 लाख तक की लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये बैंक की सुविधा है किसके? स्टैंड अप इंडिया यानी कि एससी और एसटी जातियों के लिए ही आपके लिए है। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक 10 लाख से लेके 100 लाख तक की लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 341 में आपकी एससी है, अनुच्छेद 342 में आपके क्या एसटी है, और 340 की अगर बात करेंगे तो ओबीसी आपकी आती है। ओविल क्राउन अवार्ड्स का 13वां संस्करण जो था वो कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में स्थापित किया गया, बंबई में स्थापित किया गया, या बात करेंगे आपके कोलकाता की बात करी है, या गांधीनगर की? अगर हम बात करेंगे हैदराबाद की स्थापना किसने करी तो चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां ने क्या करी? हैदराबाद की स्थापना करी थी। बंबई की स्थापना किसने करी? तो गेरोल्ड अंगियान ने बंबई की स्थापना करी। ठीक है, कोलकाता की बात करेंगे तो जॉब जारनाक ने कोलकाता की स्थापना करी। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और आयोजित कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो बंबई में आयोजित हुआ था। कुछ पुरस्कार थे, देख लेते हैं इन पुरस्कारों को। ये पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संघ द्वारा, अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा। यह पुरस्कार 17 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियां शामिल है इसमें? 17 श्रेणियां शामिल है। पी एन मोहन को चेन्नई के पास 7 झीलों की पुनर्बहाली यानी कि 7 झीलों की इन्होंने क्या कर दी? पुनः स्थापना कर दी पी एन मोहन को। इसलिए इनको दिया गया था अपनी प्रभुत्वता के लिए। इन्हें ग्रीन क्रूसेडर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि 17 प्रजातियों में दिया जाता है, यानी कि 17 श्रेणियों में दिया जाता है। प्रजातियां तो नहीं कहेंगे। तो उसमें एक पीएम मोहन भी है जिन्होंने क्या करा था? 7 जिलों की पुनर्स्थापना करी थी। क्लस्टर है ना, लिमिटेडलेस को ए मिनट फॉर नेचर उनके कार्य के लिए कॉर्पोरेट के लिए दिया गया था। इस श्रेणी में पुरस्कार किस श्रेणी में दिया था? कॉर्पोरेट श्रेणी में जिसको दिया गया था उनका नाम है लिमिटलेस, उनको दिया गया था। ठीक है, कितनी श्रेणियों में है? तो 17 श्रेणियों में है। करें चावल, अगला प्रश्न है हमारा कि चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत भारत के 27 राज्य, कितने राज्य भारत के? भारत के 27 राज्यों में कुल कितने जिले? 269 जिले। 27 राज्यों में कुल 269 जिले में सार्वजनिक वितरण पद्धति के तहत पोषण युक्त चावल का वितरण किया है। तो पूछेगा कितने जिले? तो भारत के कितने जिले? तो 269 जिले। कितने राज्यों में बात करेगी? तो 27 राज्यों बात करेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 27 राज्यों के कितने जिले शामिल हैं? तो 269 जिले क्या है? शामिल हैं आपके। चावल की बात करेंगे तो चावल सबसे ज्यादा कहाँ? आपके वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है आपके चावल सबसे ज्यादा? चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे जीएस का प्रश्न हमारा क्या बनता है। तो बनता है कि खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं, धान, आलू या चना? धान को हम कह सकते हैं आपके, चावल भी कह सकते हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी है आपकी? तो आपकी खरीफ की फसल क्या है? आपके धान। तो धान आपके खरीफ की फसल है। बाकी सब किसकी फसल है? तो बाकी जितनी भी फसलें हैं आपकी किसकी हैं? आपकी रबी की फसल है। ठीक है, तो ये आपकी रबी की फसल है, ये भी रबी की फसल है और ये भी रबी की, यानी कि रबी की और भी फसलें अगर बात करेंगे तो सरसों हो गई आपकी, मटर हो गई, ये सब क्या हमारी रबी की फसलें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो मक्का की बात करेंगे, ये खरीफ की फसलें हैं। मक्का हो गई, बाजरा हो गई, मूंग, सोयाबीन, ये सब हमारी किसकी फसलें हैं? ये सब जो फसलें हैं वो हमारी
खरीफ की फसलें हैं, और रबी की फसलों को हमने देखा, सरसों हो गई, मटर हो गई, ये सब हमारी कैसी फसलें हैं, गेहूं सब हमारी रबी की फसलें हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है हमारी, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आपको अगर पीडीएफ नहीं मिली है तो आप सिंधु घाटी सभ्यता आपकी हो गई, जितनी भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, वो सब आपको इसी नंबर पे मिल जाएंगी, तो हमें आप लोग मैसेज कर दें। ठीक है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास में। नमस्कार।